आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सुदृढ़ होते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और एयर वाइस मार्शल एस.जे. नानोदकर। परिचर्चा का संचालन पत्रकार अजय बनर्जी कर रहे हैं। नमस्कार। भारतीय सेनाओं की आधुनिकरण चल रहा है। आधुनिकरण में बड़ी बड़ी चीजें आई जा रही हैं, कई हथियार आ रहे हैं, कई विमान, कई जंगी बेड़े, कई चीजें आ रही हैं। हमारे साथ जनरल कुलकर्णी जुड़े हुए हैं। जनरल कुलकर्णी, थल सेना के बारे में अगर बात करें तो बात हो रही है आर्मर्ड को कैसे नया, यानी टैंक फॉर्मेशन को कैसे नया रूप दिया जा रहा है, इन्फेंट्री को नए राइफल मिल रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट आ रहे हैं और कई सारी चीजें और हथियार आ रहे हैं, नई गन्स आ रही हैं, धनुष हमारी अपनी बनाई हुई गन आ रही है, या एटैक्स जो हमारी गन है, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, वो आ रही है। कैसे कैसे बदलाव आप देख रहे हैं? हर चीज में आत्मनिर्भरता की ओर जबरदस्त जोर दिया जा रहा है और खासकर जिस प्रकार से कॉर्पोरेटाइजेशन हम लोगों ने किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का, तो सेल्फ रिलायंस तो हमारी कोशिश रही है हर हमेशा, काफी सालों से हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो रही और यही कारण था कि हम इतना आयात करते थे कि पूरे विश्व भर में नंबर 1 माना जाता था। अब धीरे धीरे करके मुझे लगता है उसमें भी काफी गिरावट आई है, 20% की गिरावट आई है और अब निर्यात की हम लोग बात करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि कितना भी हो, आत्मनिर्भरता लाने में थोड़ा समय और लगेगा, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी लेना, टेक्नोलॉजी के ऊपर अमल करना, यकीन करना कि जो टेक्नोलॉजी है उसका रिसर्च डेवलपमेंट, उसका डिजाइन भारत के अंदर हो और उसके द्वारा ही हम लोगों को हमारी जो खास स्ट्रेंथ है वो है हमारा मैन पावर, और मैन पावर स्ट्रेंथ होने के कारण टेक्नोलॉजी, मैन पावर, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो हम लोग और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि स्मॉल आर्म्स में हम देखेंगे, आर्टिलरी गन्स में सिर्फ हम इंपोर्ट नहीं, हम अब एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखा आपने आर्मीनिया में जिस प्रकार से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे करके मुझे लगता है हम जरूर कम से कम इस मामले में डेटरेंस के तौर पर हम पूरे तैयार हैं। एवीएम नानोदकर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नानोदकर सर वायुसेना के पायलट रह चुके हैं। नानोदकर सर, वायुसेना में हल्का लड़ाकू विमान यानी तेजस, नए हेलीकॉप्टर यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर चढ़ा और कई सारे हथियार नए आ रहे हैं, जैसे S-400 मिसाइल जो रूस से आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप एक आधुनिकरण की जो नीति चली है वायुसेना के अंदर, उसे कैसे देख रहे हैं सर आप? जैसे कि जनरल कुलकर्णी ने कहा कि आस्ते आस्ते कदम हम काफी सालों से ले रहे थे। सिर्फ वायुसेना की नहीं, मैं साथ साथ थोड़ी सी इंडियन नेवी के बारे में बातचीत करता रहूंगा, क्योंकि कई मामलों में साथ जुड़े हुए हैं। ये भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों अंग जो सेना के हैं वो चाहते थे कई सालों से कि हम आत्मनिर्भर रहे। हमारे जो हथियार है, जो हमारे विचारधारा है तीनों सेना की, उसके हिसाब से अपने आप हम भारत में बनाएं, और इसके बारे में काम कई सालों से शुरू था। लेकिन जो अभी उसको इम्पेटस मिला, एक जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में मैं कहूंगा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अगर देखा जाए तो हमने 1984-85 में इस पर काम करना शुरू कर दिया और सबको पता है कि कई डिलेज के बाद ADA ने, हमारे DRDO ने और HAL ने मिलकर ये जहाज इस तरह से बना के सामने रखा है कि अभी बाहर के लोग भी उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और हाल ही में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो लॉन्च हुआ है और भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, वो पूरी तरह से डिजाइन डेवलपमेंट उसका HAL में हुआ है। और उसका जो इंजन था, शुरू में हमने साफरान से, फ्रांस की कंपनी है साफरान, उनसे खरीदा था और अभी उसी के साथ साथ शक्ति इंजन जो डेवलप किया वो उस हेलीकॉप्टर में लग के उड़ेगा। तो यानी हमारी जो कमजोरी थी, जो इंजन हम नहीं बना पा रहे थे, वो भी हमने कदम ठीक तरह से उठा के शक्ति इंजन को बनाने का कार्यक्रम रचा है और वो इंजन अभी भारत में बनेगा और हमारे हेलीकॉप्टर शक्ति इंजन के साथ उड़ेंगे। तो देखिए, जो हमारी कमजोरियां थी वो आस्ते आस्ते हम कम कर रहे हैं और ये एक देख रहे हैं कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। देखो, आत्मनिर्भरता जो मेक इन इंडिया था उसका कन्वर्जन हो जाए मेड इन इंडिया में, इसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो हमारा जो नॉलेज है ऑलरेडी उसको बरकरार रखें, और जो हमारे पास नहीं है वो इनिशियली हम बाहर से वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, उसको हमारे डिजाइन में इंक्लूड करें और जो सेनाओं की जरूरत है वो तुरंत पूरी करें। और वो जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से ले रहे हैं, खरीद रहे हैं या उनकी मदद ले रहे हैं, उसको हमारे साइंटिस्ट उसके बारे में काम करें और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है
वो भारत में हो जाए, ताकि पूरी तरह से हम वो इक्विपमेंट भारत में बनाएं। तो देखिए, एलसीए के बारे में आपने जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में बात करी, तो उससे हमें क्या क्या सीखने को मिला। हमने पूरी तरह से फ्लाई बाय वायर जो उसका सिस्टम है भारत में बनाया, कॉम्पोजिट मटेरियल्स है वो भारत में बनाए हैं, और उसमें रेडार जो लगेगा वो पूरी तरह भारत में बना है, जो हमारे साइंटिस्ट ने डीआरडीओ में बनाया हुआ है। और वो रेडार की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, जो हमने पहले आत्मनिर्भरता के जो छोटे छोटे कदम उठा रहे थे, उसमें जैसे रोहिणी रडार और कई सारे ग्राउंड बेस्ड रडार बनाए हैं, और उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझने के बाद हमने ये एक एयरबोर्न रडार बनाया है, जो कि एलसीए मार्क 1A और 2 में जाएगा। तो इसी तरह से कई कदम जो हमने उठाए हैं, उसका जरूर फायदा होगा भारतीय वायुसेना को। और ये जो चीजें बनी हुई है, वो सिर्फ एक सेना को ध्यान में रखते हुए नहीं बनी हुई। जैसे इंडियन नेवी को जो जहाज चाहिए अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उड़ाने के लिए, तो उसमें भी ये सारी टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल होगी उस हवाई जहाज के ऊपर, जो कि इंडियन नेवी को फ्यूचर में चाहिए होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है, उसका भरपूर फायदा होगा आगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये सारे कदम जो उठाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ कहीं कमियां भी है इसमें, और उन कमियों को मद्देनजर रखते हुए हमारे साइंटिस्ट और जो प्राइवेट कंपनीज है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। जैसे कि आपने सही कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, उसका जो फायदा उठाना चाहिए और मिलना चाहिए सेना को, उसको सही दिशा में लेके जाने की जरूरत है, ताकि कम से कम समय में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, और जो छोटे मोटे कदम उठा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट या हो रहा है अभी, उसको बढ़ावा मिले। तो ये सारी चीजें मैं आत्मनिर्भरता के अंडर जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसके नीचे देखना चाहूंगा। एवीएम नार्लिकर सर, अहम सवाल है। भारतीय नौसेना में अभी एक बेड़ा INS विक्रांत, यानी जो हमने खुद बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर, वो शामिल किया गया है। बहुत सारे युद्धपोत, तकरीबन 36-37 युद्धपोत भारतीय शिपयार्ड्स में बन रहे हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत बनते हैं, उनमें जो स्टील है वो हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है। ये जब हमारा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टील बनाना, इसकी इम्पोर्टेंस या महत्वता क्या है? तो जैसे आपने कहा कि स्टील का ही जहाज बनता है, वो स्टील पहले हम इंपोर्ट करते थे। अभी भी कई प्रकार के स्टील है जो हम, कई प्रकार के जो पुर्जे हैं जो मेटल के बनते हैं, वो हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जो इंडस्ट्री है, भारतीय जो डीआरडीओ के लैब है, उनके पास कैपेबिलिटी है कि उसके ऊपर रिसर्च करके उसको जो अलॉयज होते हैं या उसको जो मिश्र धातु बनाते हैं, या मिश्र धातु के जो ऊपर कार्रवाइयां होती है, उसके लिए जो स्पेशलिस्ट मशीन लगते हैं, और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है उसको मशीन को रन करने के लिए, कंपोनेंट बनाने के लिए, वो सारी चीजें हमारे पास हिंदुस्तान में है। लेकिन कई जगह पर हमारे उतनी पहुंच नहीं है कि वो अलॉयज को बनाए, और उसके ऊपर काम अभी जारी है। हाल ही में जैसे देखा जाए तो अभी हमारे डीआरडीओ के जो सेक्रेटरी है, वो अभी एक मेटलर्जिस्ट है। तो मेरे ख्याल में उनका ध्यान होगा कि ये जो भारत में बन रहे हैं स्टील या जो दूसरे मेटल्स है या कॉम्पोजिट मेटल्स है, वो उसके ऊपर काम जारी रहे। लेकिन जो अलॉयज वगैरह हमारे पास नहीं बनते हैं, हमारे पास अभी बनने बाकी है, उनके ऊपर जोर लगेगा। और उससे क्या होगा कि एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी हमारे इंडस्ट्री को मिलेगी, और वो इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा डीआरडीओ लैब से, जो कि इसके ऊपर बड़े जोर से काम कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये होगा कि जो शिप बनती है, उसमें इतना सारा स्टील बनता है जो सेल बनाता है, उसके साथ साथ वो शिप के अंदर कई सिस्टम्स जाती हैं। जैसे जनरल साहब ने कहा अभी कि कम्युनिकेशन सिस्टम जाती है, जो हम बाहर से लेते थे, कहीं यूरोपियन सिस्टम से, कहीं इजरायली सिस्टम आते हैं कम्युनिकेशन से हमारे पास। लेकिन उसी परफॉर्मेंस के सिस्टम अभी भारत में बनने शुरू हो गए हैं, और वो सारे सिस्टम्स हवाई जहाज में, टैंकों में और इंडियन नेवी के जहाजों में जाएंगे, और कहीं जा चुके हैं। तो इस तरह से एक ओवरऑल जो कैपेबिलिटी मिलेगी नौसेना को, कि पूरा का पूरा जहाज, यानी उसके अंदर हल तो है ही उसका जो स्टील से बना हुआ है, मैक्सिमम स्टील जो भारत में बनता है, और उसके साथ साथ उसकी वेल्डिंग की टेक्नोलॉजी भी है।
वो पूरी तरह हमने उसके ऊपर काम किया है और अब हमारे शिपयार्ड के पास है सारी वेल्डिंग की टेक्नोलॉजी, जो कि कई साल पहले हमारे पास नहीं थी। उसके साथ साथ जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जाता है, उसका R&D, DRDO और नेवी का अपना, इंडियन नेवी का अपना इंस्टीट्यूट है, उसमें उसके ऊपर काम होता है और वो सारी चीजें उस जहाज में जाती हैं। हाल ही में हमने कहीं इंजन के पार्ट बनाना शुरू किए हैं। पूरा का पूरा इंजन अभी हम नहीं बनाते हैं, अभी इंजन इम्पोर्ट होता है, लेकिन कहीं जो इंजन के पुर्जे हैं वो अभी बनना शुरू हो गए हैं और काफी बड़ी मात्रा में उसके ऊपर काम हो रहा है। कई कंपनियां हैं जो अभी भारत में ही उसके ऊपर काम करेंगे और आने वाले सालों में, आज से 5 साल 10 साल में हम इंजन भी इंडिया में बनाना शुरू करेंगे जी। तो ये आज की तारीख में मैं कहूंगा कि हमारी स्थिति है। एवीएम ननोदकर सर हमारे साथ बने रहिए, अभी बात करेंगे जनरल कुलकर्णी से। जनरल कुलकर्णी, भारतीय थल सेना, भारत की रीढ़ की हड्डी, जंग में जाने के लिए रीढ़ की हड्डी, 13 लाख की सेना, उसमें नई इक्विपमेंट, नए टैंक, नए ट्रक, नए, जैसे हम बात कर चुके हैं अभी पहले इसी प्रोग्राम में, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की, हथियारों की, आर्टिलरी गन्स की। एक और अहम चीज हो रही है सर, नए हेलीकॉप्टर भी आने हैं भारतीय थल सेना के पास, जो उनका एविएशन विंग है उसमें नए हेलीकॉप्टर आने हैं। बात कई देर से चल रही है नए हेलीकॉप्टर लाने की। वो नए हेलीकॉप्टर लाने की आत्मनिर्भरता में बात चल रही। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, तैयार किया है, कुछ नए आने शुरू हुए हैं। भारतीय थल सेना के पास नए सेंसर, नए शूटर, नए इक्विपमेंट आ रहा है। ये आत्मनिर्भरता या जिसे मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, उसमें कैसे ये आगे बढ़ेगी? ये बहुत जरूरी है कि आत्मनिर्भरता में हम आगे बढ़ने के लिए, जैसे आपने कहा, प्रचंड जो आ रहा है, जिसके तकरीबन अधिक से अधिक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भारतीय थल सेना में आएंगे। यही नहीं, अगर आप देखें कि इंडिजिनाइजेशन में भी धीरे धीरे करके, जिस प्रकार से इंडिजिनाइजेशन का जो स्वरूप है वो कहीं 45% है, कहीं 70% है, धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि हम पूरा का पूरा इंडिजिनाइजेशन यानी भारत के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो जैसे आप कह रहे हैं, या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, या कोई भी, अगर आप मिसाइल भी बनाते हैं तो उसका जो सीकर होता है वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। अगर हम उस क्रिटिकल कंपोनेंट को भारत के अंदर डिजाइन भी करें, डेवलप भी करें और मैन्युफैक्चर भी करें तो वाकई मैं कहूंगा कि हम 100% आत्मनिर्भर हो जाएंगे। पर वक्त लगता है और यही कारण है कि जिस प्रकार से अभी ये हेलीकॉप्टर्स हैं, अगर हम देखें तो हाई ऑल्टीट्यूड में कहाँ पूरे विश्व भर में शायद ही किसी के पास इस तरह के हेलीकॉप्टर्स हो जो 6000 मीटर की उड़ान भर सकते हैं। खासकर जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को लद्दाख में उसी वक्त अपने आप को पूरा ट्रायल इवैल्यूएट किया, सियाचिन के ऊपर लैंड करते रहे, वहां से इवैल्यूएट हुआ। तो इस तरह के जो हेलीकॉप्टर्स जो भारत के अंदर बनेंगे तो उससे क्या हो जाता है, एक अपना जो मनोबल है वो ऊंचा होता है। उसके अलावा आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। उसके मद्देनजर अगर हम देखें तो आत्मनिर्भरता आज, खासकर जब यूक्रेन में जिस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से रीअलाइनमेंट हो रहा है, कौन से देश जो है आप देखते हैं बड़ा बड़ा लोकतंत्र जो है वो हमारे दुश्मन देश के साथ जाकर के मिल जाते हैं। तो ऐसे हालात में ये यकीन करना कि क्या हम लोगों को सुरक्षा के मामले में सामान मिल पाएगा, स्पेयर्स मिल पाएंगे, या इक्विपमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब हम लोगों को धीरे धीरे करके मुझे लगता है ऐसे कदम हम उठा रहे हैं। हमें किसी के ऊपर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कारगिल युद्ध में भी, जब तक हम लोगों ने एम्यूनेशन बोफोर्स का लेने की कोशिश की और जब तक लड़ाई समाप्त हो गई उसके बाद एम्यूनेशन आना शुरू हुआ। तो ये जो क्रिटिकलिटीज होती है, उन क्रिटिकलिटीज को ओवरकम करने के लिए, और खासकर स्मॉल आर्म्स हो, आर्टिलरी गन्स हो, BMPs हो, टैंक्स हो, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो, और फ्यूचर जो इंडियन सोल्जर है उसके लिए जो FINSAS हम बोलते हैं, फ्यूचर इंडियन सोल्जर सिस्टम, वो जो है जिसका चाहे वो उसको देखने की, रात को देखने के उसके पास तरह तरह के सिस्टम्स हो, बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि आज हम जब हम अपने आप को एक आत्मनिर्भर देश मानते हैं और अपने आप को सक्षम मानते हैं, अपने आप को एक आर्थिक स्थिति मानते हैं पूरे विश्व में, इसके लिए सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होना बहुत बहुत जरूरी है। जनरल कुलकर्णी, मैं इसी के साथ साथ आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। बात चलती है हमारे थल सेनाओं की, कहाँ कहाँ उनका अब डिप्लॉयमेंट है। हमारा नदर्न नेबर यानी चीन के साथ जो हमारी अभी बातचीत चल रही है, जो भी वहां पर स्थिति है LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, आप जानते हैं, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, हथियार, सबसे बड़ी चीज सोल्जर के लिए यूनिफॉर्म, सर्दी के कपड़े। मैं श्रोताओं को बता दूं, जनरल कुलकर्णी उस बेड़े में थे जो पहले सैचिन के ऊपर जिन्होंने हमला किया था सन 84 में, अप्रैल 84 में। तो जनरल कुलकर्णी इस बारे में सबसे अच्छे से जानते हैं। सर, यूनिफॉर्म सोल्जर की, विंटर क्लोथिंग, उसकी क्या अहमियत है? अभी आप देखिएगा, सबसे पहले तो हमें डिजिटाइजेशन पे गए हैं हम लोग, अपना पूरा कॉम्बैट यूनिफॉर्म,
उसके बावजूद उस वक्त जैसे आपने ठीक कहा जाए कि 1984 में हम लोग इम्पोर्ट करते थे और अभी तक काफी साल पहले तक हम लोग इम्पोर्ट करते आए हैं, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग। लेकिन अब जो है क्योंकि ऐसा इक्विपमेंट और ऐसा क्लोथिंग बनाना जो कम से कम -50 डिग्री के ऊपर आप सहन कर सके, उतना लो टेम्परेचर को, इतना नहीं जिस तरीके से हवा चलती है उस ठंडी हवा के बीच में रहने के लिए। तो जब हम खुद अपने कपड़े बनाते हैं, खुद यकीन करते हैं कि जो भी हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड के लिए कपड़े बना रहे हैं, भारत के अंदर बना रहे हैं, तो हमें दूसरे के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमने आप खुद देखा आपने 1984 में जब हम लोग बाहर कपड़े खरीदने के लिए गए सियाचिन के लिए, तो पाकिस्तान ने तो उससे पहले खरीद लिए थे। तो ये जो स्थिति आती है, क्योंकि पूरे विश्व भर में इस तरह के कपड़े बहुत कम बनते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट में कितने लोग चढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं हमेशा ऐसे इलाके में रहते हैं जैसे कि वो परपेचुअल माउंट एवरेस्ट के इलाके में। तो उनके लिए जो क्लोथिंग है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसको बनाना, भारत के अंदर बनाना और यकीन करना कि जितने भी अपने सैनिक, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, या वो सिर्फ सियाचिन में हो, या कहीं पर भी हाई ऑल्टीट्यूड में हो, उनको खुद कपड़े वो मिले जो भारत के अंदर बनते हो और ऐसे हल्के, सस्ते और इतने मजबूत कि उनको पहनने में भी मजा आए, अच्छा लगे और उनकी जान बचे। भारतीय वायुसेना और नए टेक्निक और जंग लड़ने के तरीके बदल रहे हैं। सबसे बड़ी बात आ रही है साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है और स्पेस ऑपरेशंस की बात हो रही है। एवीएम नानोदकर सर, स्पेस ऑपरेशंस वायुसेना के पास होगा, कैसे देखते हैं आप आत्मनिर्भरता हमारी स्पेस के अंदर? सैटेलाइट हमारे पास है, हमारे पास क्या क्या क्षमताएं हैं, जरा कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए। अजय, देखो, अगर स्पेस की बात करें तो एक 2-3 चीजें हैं जो मैं सामने रखना चाहूंगा। एक तो रिक्वायरमेंट आती है जब भारतीय वायुसेना जंग में जाती है तो दुश्मन के इलाके की पूरी अच्छी तरह से वेदर की जानकारी मिले। इसके बारे में तो कई सालों से हमारे इसरो से सैटेलाइट गए हुए हैं और कंटिन्यूअसली वेदर मॉनिटरिंग हमारी होती है, जिसका कि फायदा वायुसेना उठाती है। क्योंकि जो सीकर्स होते हैं, कई सीकर्स होते हैं, कई डेजिग्नेटर्स होते हैं, जिसके ऊपर वेदर का बड़ा असर होता है और उसके लिए क्या क्या इनपुट्स चाहिए वो वायुसेना को, जो अपनी उनकी ब्रांच है, मेट्रोलॉजी ब्रांच है, उनको उन सैटेलाइट्स की मदद से ही मिलते हैं। उसमें हम पूरी तरह से तकरीबन आत्मनिर्भर है। उसके साथ साथ दूसरी बात आती है कम्युनिकेशन की। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के बारे में कई सालों से हम बात कर रहे हैं और उसके लिए कम्युनिकेशन जो अपने सैटेलाइट के थ्रू हमारे लॉन्च हुए हैं, डेडिकेटेड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसे सबको पता है कि एक सेपरेट स्पेस डिवीजन जो बना हुआ है तीनों सेनाओं का मिलके, तो उसके अंदर ये सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आगे आने वाली चीजों में तीनों सेनाओं की क्या रिक्वायरमेंट होगी कम्युनिकेशन की, उसके बारे में विचार करके उसके लिए जो भी सामग्री की जरूरतें होगी तीनों सेनाओं की इकट्ठे लड़ाई में जाने के लिए, तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट वो वर्कआउट करके इसरो के मदद थ्रू वो करेंगे। उसके साथ साथ तीसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस की होती है और उसके लिए हमारे पास सैटेलाइट है, लेकिन उनकी क्षमता जो है उसमें थोड़ी सी कमियां हैं जो कि बाकी विश्व में सैटेलाइट बाकी देशों के पास है, जैसे इजराइल हो, चाइना हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो। तो उनके जो सैटेलाइट है रिकॉनेसेंस के, सर्वेलेंस के, जो सबमेट्रिक रेजोल्यूशन के पिक्चर्स दे सकते हैं और उसके लिए जो नंबर्स चाहिए वो नंबर्स हमारे पास आज नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में उस तरह से हम सैटेलाइट लॉन्च का प्रोग्राम बनाए हैं और उसके हिसाब से हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जिससे कि सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस की क्षमता हमारी बढ़ेगी। हम पूरी तरह से आज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के जो सैटेलाइट है अमेरिका के, उसके ऊपर निर्भर है। उसी तरह के रशियन और चाइना के सैटेलाइट और उसके ऊपर कई देश निर्भर है। उसी तरह से हमारा जो नाविक लॉन्च किया हुआ है टेक्नोलॉजी, उसके तहत हम अपना नेविगेशन सिस्टम बना के सारे जो हमारे सेनाओं के जो सिस्टम यूज करते हैं, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसको आस्ते से हम उसको कन्वर्ट करेंगे कि हमारे सिस्टम में ही वो पूरी तरह से कवर हो जाए। तो ये सारा स्पेस से जुड़ा हुआ काम और आगे भी चलेगा, जिसका कि फायदा तीनों सेनाओं को होगा। जी सर, आप सर्वेलेंस की बात कर रहे थे। वायुसेना प्रमुख ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 अक्टूबर को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 6 एयरबस प्लेन जो कमर्शियल प्लेन होता है एयरबस A321, उसको मॉडिफाई करके उसके ऊपर रडार लगाने की बात चल रही है, जैसे हमने एम्ब्रेयर के ऊपर लगा रखे हैं, AEWC या पहले रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया गया था। तो ये कितनी अहम बात है कि हम अपना AEWC क्रिएट करके कमर्शियल प्लेन के ऊपर लगाएंगे? देखो, हमने AEW रेडार बनाया है जो कि आपने जिक्र किया, एम्ब्रेयर के ऊपर रेडार लगा के हम अर्ली वार्निंग की कैपेबिलिटी हमारे पास है।
तो हमारे जो कैब्स करके एक हमारी जो इंस्टीट्यूट है DRDO के अंदर, उन्होंने ये रेडार को एम्ब्रेयर के ऊपर लगाया और ब्राजील की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ काम करते हुए इसको लॉन्च किया और वो काफी सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम हमारा। और उसके बाद में ये जो एयरबस के ऊपर जो रेडार लगाएंगे, जो कि हमारी जरूरतें हैं, जो IL-76 प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रशिया से हमने एवैक्स खरीदे हैं, उसको और मजबूत बनाने की, यानी अर्ली वार्निंग के साथ साथ पूरा कंट्रोल सिस्टम भी उसमें लग जाए, ताकि हमारा जो हवाई जहाज है जैसे IL-76 प्लेटफॉर्म के ऊपर है, उसी तरह से एयरबस जो कि उससे कई गुना ज्यादा हवा में रह सकता है देर तक और कैपेसिटी उसकी काफी ज्यादा है। तो उससे क्या होगा कि पूरे हमारी बॉर्डर्स और सी 7,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और जो LOC, IB और LAC है, वो पूरी तरह से हम कवर कर पाएंगे इन जहाजों के, ताकि क्या होगा कि हम पड़ोसी देशों में जब अगर कुछ कार्रवाइयां हो रही है उसके ऊपर नजर रख सकेंगे। अगर कोई कंट्रोल करने की जरूरत हो, तुरंत एक्शन लेने की जरूरत हो उसके ऊपर, तो तुरंत एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम ज्यादातर ग्राउंड रेडार पर निर्भर है। उससे क्या होगा कि ये सारी लड़ाई अब हवा में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ग्राउंड रेडार विल बी अ सपोर्ट सिस्टम टू दी एयरबोर्न सिस्टम, और इस तरह से हम पूरा नजर रख पाएंगे कि क्या कार्रवाइयां हो रही है, किधर ये घुसपैठ वगैरह जो हो रही है उसके बारे में भी हमको हो सकता है कि अगर मूवमेंट्स वगैरह शुरू हो, एयर ट्रांसपोर्टेशन अंडर टेरेन कवर अगर हो रहा है, तो वो भी हमें दिखाई देगा। इसके तहत इसकी बहुत ही अहम है कि हम ये कैपेबिलिटी एक्वायर करें, भारतीय वायुसेना के पास आए, और उसी के बारे में एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने हाल ही उनके इंटरव्यू में बताया है। सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी। जनरल कुलकर्णी, जब बात करते हैं सर्वेलेंस की, हम बात करेंगे भी बजट की। 68% यानी 68% हमारा कैपिटल बजट जाएगा केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में सर्वेलेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगा। आने वाली जंग कैसी होगी, उसमें हमारी आत्मनिर्भरता कैसे बैठेगी, क्या ये 68% बहुत है, या अभी हमें कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं हम 32% मतलब कैपेक्स हम इंपोर्ट पे लगा रहे हैं, 68% हम इंडिया में खर्चेंगे, इसकी तुलना कैसे करेंगे आप? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि काफी तकरीबन अगर मैं कहूँ 70% अगर बजट का MCMEs को और भारत में इम्पोर्ट लिस्ट का रिस्ट्रिक्शन है, उसके मद्देनजर अगर 30% भी अगर आ रहा है, क्योंकि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है वो अभी भी आने की निहायत जरूरत है, उसे अभी भी हम अपने आप में सक्षम नहीं मानते हैं। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है जब हम अपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इस तरह से एनकरेज करेंगे, प्राइवेटाइज्ड और कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को जो कॉर्पोरेटाइज उनको एनकरेज करेंगे, मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर में भारत के अंदर काफी काबिलियत है, सक्षम है, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने में उनमें हिम्मत है। और इस तरह का जब अलॉटमेंट करते हैं कि बजट का 67% अगर भारत के अंदर ही निवेश होगा, तो आप देखेंगे जरूर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर उसका स्पिन इफेक्ट है, उसके ऊपर जबरदस्त असर पड़ेगा। कोई भी चीज अगर इंपोर्ट करते हैं अमूमन वो तकरीबन बहुत महंगी होती है और समय से मिलती नहीं है। अगर आप भारत के अंदर ही उसको बना रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, जैसे कोई भी होती है, जैसे Mark 1 है, Mark 1A है, तो आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि कोई भी चीज जब भारत के अंदर बनेगी, भारत के द्वारा बनेगी और भारत के ही मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर से बनेगी, तो उसके में बनाने में सक्षम होंगे और भारत के अंदर ही वो रहेगा। और हमारे उसका स्पेयर, उसका मेंटेनेंस, उसका फर्दर मेकअप, उसका जो अपग्रेड है, सब कुछ हिंदुस्तान के अंदर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। AVM नानोदकर सर, बात चल रही है बजट की और बड़ी अहम बातें बजट में आती हैं कि कैसे हम नई टेक्नोलॉजी लेके चलेंगे और क्या कुछ होगा। अभी लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी सर ने बात बताई कि कैसे हमारा बजट जो है वो 68% और अभी हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी कुछ लाने की जरूरत पड़ रही है। वायुसेना में सर और नौसेना के अंदर जो विमान हैं अभी भी सारे के सारे बाहर से आए हैं। हल्का लड़ाकू विमान तेजस को छोड़ के जो करीब 30 हमारे बेड़े में शामिल हो चुके हैं। नौसेना के विमान और वायुसेना के विमान, लड़ाकू विमान सब बाहर से हैं। इस स्थिति में हम कैसे उभर पाएंगे सर? 70% कैपेक्स ऑन मेक इन इंडिया लगा के जो हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हमारी कुछ क्षमताओं के बारे में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उन क्षमताओं को, जैसे कि हमने सबको पता है कि अभी हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो एक 30-31 स्क्वाड्रन में आ गए। हमारी रिक्वायरमेंट 42 स्क्वाड्रन की है और वो रिक्वायरमेंट सिर्फ नंबर्स की नहीं है, वो कैपेबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर उस कैपेबिलिटी को देखा जाए तो जो हम भारत में बनाना चाहते हैं, LCA Mark 1A, Mark 2 और AMCA जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ जाएगा, वो उनके आना तक अगर हम रुके रहेंगे तो कई सारे हमारे जो बेड़े हैं, जो हवाई जहाज है, जो फेज आउट हो जाएंगे 20, 30, 35 के बीच में। तो
वो क्षमता हमारी काफी गिरेगी, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ये 70% वहां एप्लीकेबिलिटी मेरे ख्याल उसकी नहीं होगी। और दूसरी एक बात है, आत्मनिर्भरता पानी है किसी क्षमता में, तो कई चीजें जो है हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे और उसको बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और सक्सेसफुल भी हुए हैं पीछे और आगे भी होते रहेंगे उसको, या किसी की मदद लेके हमारी जो जरूरतें उसके हिसाब से उसको डिजाइन डेवलपमेंट करेंगे। पॉलिसीज के ऊपर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे ही गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वही 70% कैपिटल बजट इंडिया में स्पेंड होगा, तो हर कोई जिनकी क्षमता है वो उसमें जंप कर रहा है। और उससे क्या हो रहा है, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल ले ले ड्रोन्स और यूएवीज का, 50 कंपनियां ड्रोन बनाने के पीछे दौड़ रही है और यूएवी बनाने के लिए 8-10 कंपनियां पीछे दौड़ लगा रही है। अगर ऐसे होगा तो कोई कहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो हम आज की तारीख में बता नहीं सकते। तो उससे अच्छा है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसियां लाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कोई इंडस्ट्रियल हाउसेज को कि हाँ ये 4 या 5 इंडस्ट्रियल हाउसेज है, ये एमएसएमईज है 20, इनको सप्लाई चेन में उनके आने वाले दिनों में ये क्षमता के यूएवीज बना के इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को दे दे। ताकि क्या होगा, इंडस्ट्री को एक फोकस्ड एक्टिविटी रहेगी और यह आत्मनिर्भरता के बारे में हम ठोस कदम उठाएंगे। 70% अगर बजट स्पेंड करना है तो सही डायरेक्शन में वो स्पेंड किया जाएगा। अब बात करेंगे भी जनरल कुलकर्णी साहब से। जैसे एवीएम साहब ने बताया, मैं श्रोताओं को बता दूं, करीब 200 लड़ाकू विमान लेने की बात एयर चीफ वीआर चौधरी साहब ने करी है। 4 अक्टूबर को अपनी प्रेस वार्ता के बीच में उन्होंने बताया 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस और लिए जाएंगे और तकरीबन 114 एक फॉरेन कोलैबोरेटर के साथ या फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे। करीब 200 विमान लेने की बात चल रही है भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े को और मजबूत करने के लिए। जनरल कुलकर्णी, जब हम बात करते हैं बजट की, क्या ये बजट जो है अभी जो बड़ा है इतना, और हमने एक्सपोर्ट करनी शुरू करी है, 13,000 करोड़ का हमारे मुल्क से भी एक्सपोर्ट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने एक टारगेट रखा है तकरीबन 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने के बारे में आने वाले कुछ सालों के अंदर। ये एक्सपोर्ट, क्या हम एक एक्सपोर्टर उभर के आएंगे? कैसे उभर के आएंगे? क्या हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी उसके बाद एक्सपोर्टर बनेंगे या ये साथ साथ चलेगा? अभी जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों के पास अभी काफी लोग जो बाहर के हैं आउटसोर्स करते हैं काफी इक्विपमेंट बनाने के लिए, और वो इक्विपमेंट जो है वो भारत के अंदर बनता है और फिर वो बाहर निवेश किया जाता है और जिससे हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन जैसे आपने ठीक कहा, आत्मनिर्भर होने के लिए स्पेशली डिफेंस इंडस्ट्री में थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है, और जो भी निवेश करेगा, चाहे जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ पे निवेश करेंगे, उनको बहुत जरूरी है कि उनको मालूम होना चाहिए कि रिटर्न्स कितने मिलेंगे। कोई भी पैसा नहीं लगाता है अगर उसको रिटर्न्स नहीं मालूम है। L1 ही टेंडरिंग करते रहेंगे तो काफी दिक्कत होती है, खासकर शुरुआत में, जब क्योंकि हम पहला कदम रख रहे हैं। 2020 में ही बड़े सीरियसली प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर खासकर सुरक्षा के मामले में जो बात कही है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है थोड़ा बहुत हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। और उस हैंड होल्डिंग का मकसद ये होगा कि क्योंकि पैसे जो है वो लिमिटेड हैं, तो उन पैसों का पूरा टू गेट अ बैंक फॉर अ बक, हैंड होल्डिंग करके ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ रहे हैं उनको यकीन देना पड़ेगा कि यस, वो जो भी बनाएंगे हम उनके ऊपर और ऑर्डर्स प्लेस करने की कोशिश करेंगे और वो जो स्टैंडर्ड है वो डाइल्यूट नहीं होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन, एग्जैक्टली एज जनरल क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, अगर ये सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो देने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है हम लोग आत्मनिर्भर और सुरक्षा के मामले में, और खासकर आज जब भारत एक आर्थिक स्थिति, एक इकोनॉमिक पावर बन रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि सुरक्षा के मामले में हम आत्मनिर्भर हो, तभी हम पूरे विश्व में एक सक्षम और सुरक्षित देश माना जा सकेंगे। जी, हमारे दोनों मेहमानों ने, लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी और एवीएम नानोदकर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया हमारे श्रोताओं को कैसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं, कैसे हमारा बजट का एक बड़ा हिस्सा लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर बन पाए, कैसे नए जंगी बेड़े वायुसेना में शामिल हो रहे हैं, कैसे नौसेना के अंदर INS विक्रांत सबसे बड़ा जंगी बेड़ा एक एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किया गया है। राजनाथ जी ने एक कवायद करी है कि हम आत्मनिर्भर बने और बाहर की टेक्नोलॉजी लाने से रुकें और आगे बढ़ते हुए इस अंजाम दे सकें कि हमारी जो बजट है वो इंडिया में स्पेंड हो। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सुदृढ़ होते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और एयर वाइस मार्शल S.J. नानोदकर। परिचर्चा का संचालन पत्रकार अजय बनर्जी कर रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR
और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।